आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनको चूज करें और एक जवाब के साथ ही उसके साथ अतिरिक्त या एडिशनल जो फैक्ट्स हैं उनकी भी चर्चा आपसे करें, जिससे आप अपनी तैयारी को और धार दे सकें और प्रभावी बना सकें और मजबूत बना सकें। तो आज हम लोग यही चर्चा करते हैं। एक सिलसिले से पढ़ाई वो दिमाग में बैठाती ही है, साथ ही साथ ऐसे जो आए हुए प्रश्न हैं इनको अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी पढ़ाई इससे और मारक हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को हम कॉम्बिनेशन से बीच बीच में देखते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम आपके बीच लाइव भी आएँ, जिससे आप सीधे रूबरू होकर सवाल जवाब भी कर सकें, सीख सकें। फिलहाल वो आगे होगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रश्न आए हैं और इससे ये फ़ायदा होगा कि किन चीज़ों को आप पकड़ेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें पकड़ेंगे जो आपके स्तर की हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़रा सा। देखिए, जैसे पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है, आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये आनंद मठ जो है ये आपको पता है कि बंगाली भाषा का है। किस भाषा का है? इसी बहाने आपने यह जान लिया कि यह बंगाली भाषा का है, एक बात। दूसरी बात, ये आनंद मठ लिखा किसने, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी बनर्जी, इस टाइप के जो लोग हैं भैया, ये सब मिलते हैं बंगाल राज्य में और बंगाल में बंगाली चलती ही है। तो आनंद मठ आपने जाना, साथ ही ये जाना कि ये बंगाली भाषा में लिखित है। कौन लिखा, तो बंकिम चंद्र ने लिखा। और सही यहाँ आपका जवाब क्या होगा कि 1882 इस वर्ष यह उपन्यास आपका लिखा गया। आनंद मठ एक उपन्यास है, ठीक। तो ये माने तीन चीज़ें आपने जान लिया कि बंगाली भाषा में है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, 1882 में ये प्रकाशित हुआ था। अब इसी प्रश्न को, जैसे तीन तथ्यों को अगर हम ले लें, ये और ये, अब इन तीन तथ्यों में से किसी को भी उलट पलट के वो हमसे पूछ लेगा, तो हमें अगर तीनों पता रहेगा तो हम लोग बढ़िया सा कर लेंगे कि बंकिम चंद्र आनंद मठ वाला प्रश्न कैसे आया था। फिर देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपने देखा कि 1930 से लेकर के 32 के बीच भारतीय समस्याओं को हल करने के लिए भारत के प्रतिनिधि प्लस अंग्रेजों के बीच ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन से आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे गोल मेज पे जब हम लोग बैठते हैं तो सभी बराबरी के स्तर पर बैठते हैं, और चौकोर मेज पर बैठते हैं तो एक कोई हेड होता है और उसके सामने उसके अधीनस्थ बैठते हैं। इसके माने बराबरी का दर्जा नहीं रहता है। लेकिन जब गोल मेज पर बैठते हैं, राउंड टेबल पर बैठते हैं, तो सभी लोग समान दर्जे के माने जाते हैं, समान हैसियत के माने जाते हैं। साथ ही वो एक सामूहिक समस्या पर, एक खास समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। तो उस समय जब हम लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसी की चर्चा कर रहे हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय थे इरविन। ये आप देख लीजिए, इरविन थे। और आपने थोड़ी सी जानी ये चर्चा कि गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था। कहाँ? दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था। किस वर्ष हुआ था, यह इनको जानने की आवश्यकता है। तो सन 1945 में आज़ाद हिंद फौज के 3 लोगों के लिए मुकदमा हुआ था। उसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनी थी 4 लोगों की, जिसके अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। ये क्या किए थे कि
इन जो लाल किले के आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्त माने जा रहे थे, इनका मुकदमा लड़ा था अंग्रेज़ों के समक्ष और इन्हें जो है बचाया था। तो हमारा यहाँ अवसर है, माने जवाब है 1945। ठीक, देखिए अपने चौथा प्रश्न है हम लोगों का, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः किस वर्ग पर था। थोड़ा सा जान लीजिए कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हमारा चला हुआ था। अब आप कहेंगे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है, तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन का तात्पर्य है हमारे उस समय के शिक्षित वर्ग ने महसूस किया कि थोड़े से अंग्रेज लोग आकर के हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या पर शासन कर रहे हैं, हमें उपनिवेश बनाए हुए हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी महसूस किया कि हम मतलब हमारा समाज कुछ सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों से ग्रस्त है, हम अपने में भी सुधार करें तो हम और मजबूत हो जाएंगे, निखर जाएंगे। साथ ही इस बात का जागरण फैलाएं कि अंग्रेज हमारे लिए हितकर नहीं हैं, इनका हम विरोध करें। इसी बात से संबंधित था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन था ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः किस वर्ग पर था। तो ये जो है शहरी शिक्षित वर्ग पर था। आपको प्रश्न बनता है कि किस वर्ग पर इसका प्रभाव ज़्यादा था, तो शहरी शिक्षित वर्ग पर था। तो आपका मन करेगा केवल शहरी शिक्षित वर्ग ही जान पाया और लोग नहीं जान पाए। आपको हमने पहले भी बताया था कि उस समय हमारे देश में पढ़े लिखे लोग थोड़े कम थे, वो ज़्यादा जान नहीं पाते थे। गांव में एक व्यक्ति शायद कोई पढ़ा लिखा होता था, वो लिखी हुई चीज़ों को चौपाल में या किसी अन्य माध्यम से सबको सुनाता था, बताता था, तो ज़्यादा लोग जान नहीं पाए थे। और इस समाज की जो पहुँच थी वो मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही हो पाई थी। ज़्यादा धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता, लेकिन किसी चीज़ का प्रभाव तो क्रमशः बढ़ता है, और शहरी शिक्षित वर्ग इससे तत्काल सबसे ज़्यादा प्रभावित था। ये इसकी चर्चा है। ठीक, अब देखिए इसकी भी हमने चर्चा की है। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? आपको ख्याल होगा उग्रपंथियों के 4 स्तंभ हमने बताए थे, लाल बाल पाल अरविंद घोष। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष इस वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अरविंद घोष तो किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है। हमने इसकी खूब चर्चा की है, बताया भी है। फिर आप देखेंगे ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। महात्मा गांधी का मानना था कि हमारे देश के सभी वर्ग, विशेषतः उस समय हरिजन माने समाज का निम्न वर्ग है, वो एक तरह से मुख्य धारा से कटा हुआ सा था, गरीबी अशिक्षा इससे ग्रसित था। तो गांधी जी का मानना था कि इस वर्ग को भी उठ करके सामूहिक रूप से आंदोलनों में शामिल होना चाहिए। तो उनकी जागरूकता के लिए, उनके उत्थान के लिए इस संघ की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना ये हुई थी 1932। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपने देखा, यह एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसका कथन है? व्यंग्य स्वरूप एक कथन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक संस्था कांग्रेस के ऊपर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ख्याल है? हमने कई बार चर्चा करी थी कि यह प्रश्न आता है। तो लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब है लॉर्ड डफरिन। आपको ख्याल होगा ये लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं। कांग्रेस के विषय में कह रहे हैं कि यह एक सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करके हमारे प्रयास को, हमारे आंदोलन को हल्का कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये प्रश्न कई बार बनता है। ये एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता था
उस समय भी हमने चर्चा की थी। आप देखिए, ये देखिए मुजफ्फर कांड आ गया। मुजफ्फर कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? मुजफ्फर कांड माने सन 1912 में आप देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो सज्जन थे जो इस मुजफ्फर कांड से जुड़े हुए थे। और अक्सर इसमें होता है कि किसको फांसी दी गई थी, कौन आत्महत्या किया था। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, प्रफुल्ली गोली, ऐसे कहा था ना, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ली और गोली कहने को मतलब आत्महत्या किया प्रफुल्ली ने, यूँ ऐसे जैसे गोली मार लिया हो, गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और खुदीराम बोस इनको पकड़ा गया और फांसी दे दी गई। और इनकी फांसी ऐसे ही नहीं थी, सबसे कम उम्र की फांसी इनकी मानी जाती है। मीन्स ये है कि जिस उम्र में बच्चे इधर उधर अपना खेल खिलाड़ी और इसमें जीवन व्यतीत करते रहते हैं, उस समय हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने उद्देश्यों में लगे हुए थे, लगे ही नहीं हुए बल्कि अपने जीवन का बलिदान तक कर दिया। तो उसमें खुदीराम बोस हैं ये। देखेंगे आप, इसकी आपसे हमने चर्चा भी की थी और आपको अभी जल्दी ही शायद पिछली किसी कक्षा में हमने बताया था। देखिए प्रश्न आपके पास आया हुआ है अभी शायद कल ही। अहरार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? अहरार आंदोलन से कई लोग संबंधित आपको हमने बताया था ना। अल्ताफ हुसैन हाली है, इसमें एक विकल्प रखा है, अल्ताफ हुसैन हाली ये नहीं थे। और कई लोग थे उसमें, राष्ट्रवादी जो हमारे मुस्लिम थे वो अहरार आंदोलन चलाए हुए थे। अहरार आंदोलन जो लीग की स्थापना हुई थी और लीग की विचारधारा जो ब्रिटिश की समर्थक सी हो गई थी, उसके खिलाफ अहरार आंदोलन राष्ट्रवादी मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था कि नहीं, हमको अपने देश के साथ, देशवासियों के साथ रहना चाहिए। अब आप देखेंगे 1832 से 33 के कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, यह आपसे प्रश्न है। तो 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह बिहार राज्य में चला हुआ था। बिहार उस समय संयुक्त था, माने बिहार और झारखंड ये सब पूरा इकट्ठे ही था। तो उस समय एक जनजातीय नेता हुए थे बुद्धो भगत, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये देखेंगे आप, बुद्धो भगत। ठीक, आप स्मरण रखेंगे इसे। ये देखिए 11वां प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत 1858 में हुआ था। आपको ख्याल है 10 मई 1857 से भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। बिहार राज्य में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। वयोवृद्ध थे, बड़ी उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बड़े ही एक तरह से उसका साहस का परिचय दिया था। इवन देन हाथ में घाव तक हो गया था तो इन्होंने अपनी ही तलवार से अपने हाथ को काट के गंगा में चढ़ा दिया था। और इनको ख़त्म करने के लिए, एक तरह से इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों को बड़ा प्रयास करना पड़ा था। तो ये 1858 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। यह आपको तिथि याद रखनी है। ये चूँकि बिहार की ही परीक्षा है, अपने बिहार राज्य की, तो वहाँ ये प्रश्न आने की खूब संभावना रहती है। तो 1858 आप ध्यान रखेंगे जी। अब आप देखिए, किस तिथि को इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे? माने अब आप ध्यान करिए कि 1885 से जो आपका प्रयास शुरू हुआ था कांग्रेस की स्थापना से, आपने ऐसे अपने आंदोलन को बढ़ाया सामूहिक रूप से कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली रहे हैं उस समय के, ये जो है ब्रिटिश पीएम है उस समय के। ठीक, ये ब्रिटिश पीएम है। ये कह रहे हैं कि जून 1948 तक हम ब्रिटिश
ब्रिटिश लोग भारत को छोड़ देंगे। इन्होंने स्वयं अपनी एक तिथि डिसाइड कर दी कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। इस बात को कब कह रहे हैं ये जानने की जरूरत है। तो ये है 20 फरवरी 1947 को कह रहे हैं। 20 फरवरी 1947 को कह रहे हैं कि जून 1948 तक हर हाल में हम भारत छोड़ देंगे। छोड़ कर दिया इन लोगों ने, आपने जाना ही 15 अगस्त 1947 को छोड़ दिया। इसको तो आप जानते ही हैं। ठीक, इधर देखिए किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया। सन 1912 में 22 मार्च को। ये अपने राज्य की बात है, तो अक्सर यह प्रश्न बनता है, ये हमको जानना चाहिए। 1912 22 मार्च। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले एक आया था क्रिप्स के नेतृत्व में, क्रिप्स मिशन, भारतीय समस्याओं को हल करने के लिए। कब आया था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों का सहयोग लेना था, माने भारत की जो माने आंदोलनकर्ता पार्टियां उनका सहयोग लेना था। तो उसी बीच क्रिप्स मिशन भारत की समस्याओं को हल करने आया था। लेकिन क्रिप्स महोदय जो अपनी समस्या लेके आए थे हल, वो हम लोगों को स्वीकार्य नहीं था। उससे भारत के कई टुकड़े हो जाने थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हमारे लोग क्यों उसे स्वीकार करते। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जैसे क्रिप्स मिशन आया तो बड़ी आशा से लोगों ने सोचा कि शायद हमारी समस्या का हल इसमें हो जाए, माने हमारी स्वतंत्रता इसमें निहित हो। तो जब क्रिप्स मिशन असफल हुआ तो हमारे लोग, खास करके उस समय के जो कर्ता धर्ता थे, मुख्यतः गांधी जी, इन्होंने कहा कि हमको हमारे ही हाल पे छोड़ दीजिए, माने हमारे देश को हमारे ही हाल पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ से जाइए, माने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, जिस दशा में भारत है इसी दशा में छोड़ दो, हम देख लेंगे, आप यहाँ से जाओ। उसी संदर्भ में होता है। तो इसका जवाब है आपका क्रिप्स मिशन। ये देख रहे हैं ना, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? आपने देखा होगा कि बंगाल विभाजन को रद्द करके अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर सन 1911 में उसमें कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई, और उस समय वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे। तो जॉर्ज पंचम ने ही दिल्ली की नींव रखी थी। आपसे हमने इस बात की चर्चा करी है कि इसको किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। आपको स्मरण होगा हमने इस बात की चर्चा की थी। तो यह है जॉर्ज पंचम। ठीक, फिर देखिए आप 1857 के विद्रोह से संबंधित कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? देखिए आ गया ना, आपके कुंवर सिंह किस वर्ष मरे, किस राज्य से संबंधित थे, कितनी वीरता दिखाई, कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक वयोवृद्ध होते हुए भी अपने जौहर से अंग्रेजों को चमत्कृत कर दिया, अपने हाथ को काट करके गंगा जी में डाल दिया। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब है अपने राज्य बिहार से। ठीक, ये आप जाने रहिए। फिर आप देखेंगे 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल शुरुआत में ही हमने चर्चा करी थी कि इंडियन एसोसिएशन वह माने संस्था है जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व एक महत्वपूर्ण संगठन रहा है। और किसने स्थापित किया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन
बोस, लेकिन मुख्य भूमिका इन्हीं की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और एक ही विकल्प आपको मारना है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर ये न रहें तो आनंद मोहन बोस को भी मार सकते हैं, या दोनों लोग जोड़े में रहें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस, तो आप इसको पकड़े रखेंगे और चाहे जो विकल्प में हो उसको आप कट कर देंगे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आपको सन भी पता होना चाहिए कि किस सन में, किस नाम से, तो इंडियन एसोसिएशन के नाम से। 1885 में स्थापित कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सा एक महत्वपूर्ण संगठन था, तो ये किसी भी स्वरूप में आपसे प्रश्न करें तो आप इसका जवाब देंगे। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी। देखिए अभी आपका एक बढ़िया प्रश्न फिर आ गया, विदेश में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आपको ख्याल होगा हमने बताया था कि जब हमारे क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी तो न केवल देश में बल्कि विदेश में भी चली हुई थी। आपने देखा था उस समय जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस का। उसमें हमारे यहाँ की एक पारसी महिला मैडम भीखाजी कामा वे शामिल हुई, और शामिल ही नहीं हुई बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ जोरदार भाषण दिया और भारतीयों का पक्ष रखा, उनकी पीड़ा को सार्वजनिक मंच पर, विश्व मंच पर उजागर किया और प्रथम बार तिरंगा झंडा वहीं फहराया। इन्हीं सब कारणों से हम उन्हें मदर ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, माने ये उपाधि हमने उनको सौंपी है। तो इसका जवाब क्या होगा, मैडम भीखाजी कामा। हमने आपसे इसकी चर्चा पहले अभी जल्दी ही की थी, मैडम भीखाजी कामा। अब देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो हमारे जो नेता थे ना, राष्ट्रीय नेता, वो अपनी बात को रखने के लिए किसी न किसी पत्र, किसी न किसी पत्रिका का सहारा लेते थे। तो अबुल कलाम आज़ाद का एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र रहा है अल हिलाल, उसी में अपनी बात ये लिखा करते थे। तो आप जान लीजिए अल हिलाल। अल हिलाल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके यहाँ के थे, अपने बिहार राज्य के। होता ये था कि जब आंदोलन हम लोगों का चल रहा था तो आंदोलन सिर्फ एक दिशा में ही नहीं था, एक धारा उसकी नहीं थी। किसानों की भी धारा थी, तो महिलाओं की भी धारा थी, तो आदिवासी भी अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। जैसे आप ये मान लें कि एक बड़ा वृक्ष हो, उसका एक मोटा तना हो, तो उसकी कई कई शाखाएं हों और सब उसी वृक्ष के, बड़े वृक्ष के अंग हों। तो ठीक ऐसे ही लगभग समझिए कि जो उसमें कांग्रेस एक तरह से अम्ब्रेला थी, छात्र थी, उसके अधीन कई कई शाखाएं चल रही थी। तो ये ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपको इसको जानना चाहिए, अक्सर ये प्रश्न बनता है। तो देखिए आपके उसमें आया भी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, ये देखिए आप। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ये किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। अभी आपने देखा ना, हमने चर्चा की थी कि किसानों का भी संगठन चल रहा है, तो महिलाएं भी अपने ढंग से जागरूक होकर के प्रयास कर रही हैं। तो क्या दिख रहा है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये देखिए वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। कि हमसे वर्ष जानना चाह रहे हैं, तो 1927 में प्रथम बार ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। आपने देखा बंगाल विभाजन की हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, आपने देखा ही। घोषणा जुलाई में हुई थी, 16 अक्टूबर को प्रभावित होना था। आपको इसी के साथ स्मरण होगा 7 अगस्त से ही
कलकत्ता के टाउन हॉल से हम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था और विरोध स्वरूप 2 आंदोलन शुरू किया था, एक स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार। तो इस 16 अक्टूबर को प्रभावी होने के दिन हम लोगों ने राखी दिवस मनाया था। हमने आपसे पिछली कक्षा में चर्चा की थी, राखी दिवस मनाया था यह दिखाने के लिए कि हम एक हैं, हमको आप अलग नहीं कर सकते। हम अपनी एकजुटता दिखाने के लिए राखी दिवस मनाए थे। तो इसका जवाब आपका बनेगा यहाँ राखी दिवस। राखी जो है एकता के प्रतीक है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ देखिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? देखिए है ना ये। तो आपको बता दें, अभी वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। 1920 से 22 तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में वो दौर था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। हम उसकी चर्चा आगे आपसे करेंगे। उस समय आंदोलनकर्ताओं के प्रभाव के स्वरूप ये हुआ था कि हम लोग सरकारी संस्थाओं को, माने अंग्रेजों द्वारा स्थापित संस्थाओं को छोड़ देंगे, अपनी संस्थाएं स्वयं स्थापित करेंगे, अपने नवयुवकों को उसमें शिक्षा देंगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे देश में कई संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो अपने बिहार राज्य में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ये है। तो उसका जवाब यहाँ के लिहाज से क्या होगा? असहयोग आंदोलन। तो आप ये जानिए कि यहाँ हम लोग लिख लेंगे असहयोग। ठीक। अब देखिए, ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है और कई बार पूछा जाता है। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण किसने महात्मा गांधी को दिया था? तो चंपारण से ही महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराई जाती थी और अंग्रेज करवाते थे हमारे किसानों से। नील का हमें क्या काम? हम तो अनाज उपजाएं जिससे हम अपनी उदर पूर्ति कर सकें या आवश्यकता हो तो उसका अन्य उपयोग कर सकें, लेकिन हमसे नील की खेती कराई जा रही है और उसमें एक 3 कठिया पद्धति लगाई जा रही थी जो हमारे किसानों के लिए बेहद कष्टकर थी। तो आपको स्मरण होगा कि सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हुई थी। आपको अभी कल ही हमने बताया था, नरम दल और गरम दल मिले थे, साथ ही लीग और कांग्रेस मिली हुई थी। उसी सम्मेलन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला गए हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। वहीं उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया था कि आप मेरे चंपारण आइए और किसानों की समस्या को अपनी आँखों से देखिए, समझिए। तो इसका जवाब क्या होगा कि चंपारण के एक राजकुमार शुक्ला नाम के प्रगतिशील किसान वही गांधी जी से आग्रह करके या न्योता दे के, निमंत्रण दे के उन्हें चंपारण बुलाए थे। इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। ठीक, देखिए 25वां प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ये जो है समाजवादी विचारधारा के एक नेता रहे। इन्होंने ही ये लिखी है पुस्तक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक, एक संगठन हमारे देश के पश्चिमोत्तर में खूब सक्रिय था, उसका नाम है खुदाई खिदमत गाँव। खुदाई माने खुद की खिदमत करना। एक तरह से जब वो चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी दौरान अब्दुल गफ्फार खान वो पश्चिमोत्तर में यह अपना आंदोलन चलाए हुए थे।
चूँकि इस आंदोलन के चलाने वाले लोग लाल कपड़ा पहने रहते थे, तो इस वजह से कभी कभी इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। और खुदाई खिदमत गार आंदोलन से अब्दुल गफ्फार खान जुड़े हुए थे। अक्सर यह प्रश्न बनता है कि उस प्रदेश में मुस्लिम होते हुए भी ये राष्ट्र की तरफ झुकाव इनका रखते थे, महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते थे और वहाँ खूब अपना प्रचार प्रसार किए थे अपने संगठन के द्वारा। तो इसका जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान। अब आज हम लोगों ने देखिए 25-26 प्रश्न देखा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। हमने जब अभी बीच में हम लोग सीख रहे थे तो आप देखे होंगे कि हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये प्रश्न आए हुए हैं और किसी न किसी स्वरूप में आज आपके सामने मिल रहे हैं। और एक चीज़ ये भी देखा कि जो संभव हो सका उसमें आपके सामने एडिशनल तथ्य भी रखे गए, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताई गई। अब आप इसको ठीक से ज़रा समझे रहेंगे, जाने रहेंगे और फिर इसी सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे कि जो आए हुए प्रश्न हैं उसको हल करें, साथ ही जो हम लोग एक क्रम से सीख रहे हैं उसको भी सीखेंगे। और साथ ही ये कोशिश होगी कि आपको लाइव भी हम बताएं, जिससे हम लोग आमने सामने रूबरू होकर के अपनी बात कह सकें, सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा।